नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज फिर हमारे बीच मौजूद हैं श्री श्री 1008 चैतन्य अविनाशी परम अभ्यासी बाबा श्री रतन जी महाराज। तो सबसे पहले हम बाबा श्री रतन जी महाराज का स्टूडियो में स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हो। बाबा जी, एक संशय है, कई वीडियो सोशल मीडिया पे कई वीडियो चलती हैं और सबने ये कहा है कि जो हमारा शरीर जो बना है ये पंच तत्व से बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। आज जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा जी इस पंच तत्व को या हमारे शरीर को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो बाबा जी, ये पंच तत्व से जो शरीर बना है इसका रहस्य क्या है? सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारे शरीर की रचना हुई कैसे है। क्या पंच तत्व से हमारे शरीर की रचना हुई है? यह कोरा झूठ है। हमारी रचना एक अंडे से होती है। अंडे के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक मरकरी, दूसरा गंधक। इस संसार के जितने भी जीव प्राणी हैं वो सब अंडे की देन है। और अंडे को जैसे मरकरी या पारा, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि अंडे से, तो अंडे में एक होता है, एक तो अंडा भ्रूण हो जाता है। इसके पहले का जो स्टेज होता है, एक वीर्य में एक मेल पोर्शन होता है और एक फीमेल पोर्शन होता है। तो इसमें कौन सा गंधक होगा और कौन सा पारा होगा? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि पारे को पारंगत परमेश्वर का नाम दिया है। जिनको यह समझना हो वो पारद संहिता ग्रंथ पढ़ सकते हैं। उसके अंदर पारे को लेकर के बहुत कुछ समझाया गया है। दूसरी बात, गंधक जो है वो पार्वती को दर्शाया है, यानी गंधक शक्ति है, और पारा पारंगत परमेश्वर यानी शिव है। शिव और पार्वती के मेल से ही शरीर की रचना होती है। और दूसरी बात, जब इस शरीर की रचना होती है शरीर के अंदर, उसके बाद इन पांचों तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिसको सारी दुनिया बोल रही है कि शरीर पांच तत्व का है। शरीर पांच तत्व का नहीं है। शरीर बनने के बाद इन पांचों तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें एक सवाल आता है कि जैसे कहा जाता है कि शरीर में जो जल की मात्रा है वो सबसे अधिक पाई जाती है, लेकिन पांच तत्वों के बारे में कोई नहीं बता पाया है कि जो पांच तत्व हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये शरीर में कहाँ कहाँ विद्यमान है। और आज तक हमने बहुत कोशिश भी खोजने के लिए, लेकिन अभी ये अनुत्तरित है और किसी वीडियो में इसका जवाब हमें मिला नहीं है। तो इसलिए आज आपसे चाहेंगे कि आप इसमें प्रकाश डालिए। नहीं, जवाब लोगों के पास इसलिए नहीं है कि वो शरीर को ही पांच तत्व का मानते हैं। जो शरीर को पांच तत्व का मानता है उसको इसका जवाब कभी मिलेगा ही नहीं। जवाब के लिए उसको समझना पड़ेगा पारा और गंधक, कि इससे हमारे शरीर की रचना हुई है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आपने खुद ही बोला कि हमारे शरीर में लगभग 70% जल है। तो इसका मतलब ये कि जल और अग्नि दोनों का बैर है, लेकिन उसके बावजूद भी अग्नि और जल दोनों एक साथ शरीर के अंदर विद्यमान है। जैसे जल खून को बोला गया है, पूरे शरीर में आप कहीं भी निकल जाइए खून की धारा है आपकी, लेकिन साथ में अग्नि भी है। आप किसी भी जगह से जरा से जो रगड़ेंगे तो वो हिस्सा तुरंत गर्म हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ अग्नि भी मौजूद है, लेकिन कितने परसेंट कि वो जल को सुखा नहीं पा रही। तो इसका मतलब ये कि अग्नि का धर्म जो है वो हमारे शरीर के अंदर 6% है। इसके बाद आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व मात्र 3%। क्यों? अगर 10% हो जाएगा तो आप ब्रह्मांड में सबसे ऊंचे व्यक्ति हो जाओगे जी। अब क्या रह गया? पृथ्वी। पृथ्वी मात्र जो है 12% है, क्योंकि बाकी सब जलचर है। पृथ्वी कहाँ है? हमारे नाभि से नीचे के हिस्से में पृथ्वी होती है। समीरा हवा, हवा की मात्रा जो है
वो लगभग 8% है, जो हमारे नाभि कुंड पर होती है। फेफड़े में भी होती है? नाभि कुंड में आ गया ना सब। 3 भाग है हमारे, एक यहाँ तक, दूसरा नाभि तक, तीसरा नीचे तक। तो हम इसको क्या लेके चलेंगे, ये ब्राह्मण वैश्य शूद्र जिसको हम की सहज भाषा में बताने की कोशिश की। वो किताबों में जो बोलते हैं आप लोग बोलते होंगे, मैं इसको शूद्र ब्राह्मण की भाषा में नहीं बोलूँगा, मानव की भाषा में बोलूँगा जी। तो सारी की सारी चीज़ें अलग अलग हैं, सब अलग। इनकी ज़रूरत पड़ती है कब, जब हमारा शरीर गर्भ के अंदर तैयार हो जाता है। और गर्भ में जो चीज़ जाती है वो कोई शरीर का नहीं जाता हिस्सा, वो सिर्फ अंडा होता है एक, वो जाता है जो जा करके वहाँ पड़ता है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम भ्रूण की जिस समय उत्पत्ति होती है यानी शुरुआत होती है, उस समय सिर्फ गंधक और पारे का मिश्रण होता है, उसी से संसार की उत्पत्ति है। आपने कभी प्रैक्टिकल करके देखी है इसको, गंधक पारे का? आप आइए मेरे पास, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। क्या इस पे क्या प्रैक्टिकल बनता है? मतलब आप जीव पैदा कर देंगे वैसे? हाँ, जीव तो आप भी पैदा कर सकते हो। कैसे? आपकी संतान कितनी है? 3। किसने पैदा की है? मैंने। बस। नहीं, लेकिन गंधक और पारे की बात है कि गंधक और पारा। गंधक और पारा है ना आपके शरीर में, वीर्य जो है वो गंधक और पारा ही तो है, दोनों का मिश्रण है। आप उसके अंदर पारा हो, आपकी पत्नी जो है वो गंधक है। नहीं, फिर अगर इसमें कई सवाल अभी उलझे हुए हैं और अनुत्तरित भी हैं। जैसे मैं मान लिया कि पंच तत्व शरीर में हमारे विराजमान है, जो पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है। बाहर का जो पंच तत्व है पूरे ब्रह्मांड को स्थिर रखा है, और जो शरीर का पंच तत्व है वो शरीर को सुडौल और सुंदर बना के रखता है। तो क्या पंच तत्व का अगर समीकरण कभी बिगड़ता है तो पंच तत्व से फिर बीमारियां उत्पन्न होती है? नहीं, पंच तत्व से बीमारियां कभी उत्पन्न नहीं होती हैं, क्योंकि जो भी चीज़ आप खाओगे उसमें भी पंच तत्व होगा। जी। आप फेंकोगे, खाओगे, हर चीज़ के अंदर आपको पंच तत्व मिल जाएंगे। लेकिन पंच तत्व से आपके शरीर का सिर्फ इतना ही है कि आपको चलता फिरता दिखाई देता है, जैसे आपने कहा सुंदर दिखता है, पंच तत्व की वजह से। लेकिन बना किससे है? बहस तो इस बात पर बना किससे है? बना तो पारे और गंधक से है। नहीं गुरुजी, मेरा एक सवाल है अभी इस पे, शायद मैं आपको समझा नहीं पाया हूँ या फिर आप उसको समझ नहीं पाए हैं। पानी की मात्रा अगर शरीर में 70% है, अग्नि की मात्रा आपने कुछ बढ़ाया है, तो अगर अग्नि की मात्रा बढ़े तो फिर क्या शरीर में कुछ डिसेबिलिटी आ सकती है? हाँ, आ सकते हैं, जिसको आप लोग बुखार बोलते हो। तो इसी तरह से कौन कौन सी बीमारियां हैं कि अगर ये डिसबैलेंस रहे, अगर बराबर एक अगर अनुपात में न रहे? बहुत सिंपल सी चीज़ है ना, जैसे आपको अगर अग्नि का ताप बढ़ गया शरीर के अंदर तो आपको बुखार हो गया, ठीक है। आपको वायु का ताप बढ़ गया तो आपको गैस हो गई, ठीक है। अगर पृथ्वी का ताप बढ़ गया तो आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आकाश अगर बढ़ गया तो आपका सर विचलित हो जाएगा। अच्छा, इन पंचतत्वों का हमारे विचारों पर भी असर पड़ता है क्या? बहुत ज्यादा। जैसे जो भी कुछ आकाश तत्व ये माना जाता है कि कान और श्रवण शक्ति का स्वामी होता है। आकाश तत्व जो है वो हमारे शरीर के अंदर सबसे ऊपर विद्यमान है, इसलिए आकाश तत्व को बुद्धि भी कहा गया है। जी, इससे राग द्वेष प्रेम और लज्जा ये सब कंट्रोल होता है। सब कुछ बुद्धि से ही पैदा होता है। जी जी। वायु तत्व को अगर देखा जाए तो वायु तत्व का ये माना जाता है कि शब्द और स्पर्श को कंट्रोल करता है। कंट्रोल नहीं करता है, बगैर वायु के आपका शब्द मेरे पास तक आ ही नहीं सकता। माध्यम बनता है ये, माध्यम है, शब्द का वाहन है वायु। अगर बीच में वायु नहीं है तो आप जो भी कुछ फिर से बोल रहे हैं वो मुझ तक नहीं आएगा। अग्नि तत्व भूख प्यास और नींद को कंट्रोल करता है या उत्पन्न करता है, ऐसे माना जा सकता है। इसमें अन्न तत्व तो कुछ होता ही नहीं है। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व का कारण होता है उसको भस्म करना। जो भी आप खाते हैं उसको भस्म कौन करेगा? उसको अग्नि भस्म करेगी। इसीलिए वो आपकी कौन सी जगह है? यहाँ,
क्योंकि जो भी आप डालते हैं वो यहाँ डालते हैं पेट के अंदर जाने के बाद नीचे एक गैस है। अगर उसकी समझ में नहीं आया कि आपने कुछ अच्छा नहीं खाया है, तो जब गैस होगी, गैस जो वो सीधी ऊपर की तरफ चढ़ेगी, आपको आकाश तत्व पे जाके टक्कर मारेगी। तो उससे दिमाग भी खराब हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, या ब्रेन हेमरेज भी उसी को कहते कुछ भी हो सकता है। हैं। जल तत्व को अगर हम लें तो जल तत्व जीभ, वीर, रक्त, मूत्र और लार, ये सब सारी चीजें मानी जाती है कि इससे हमारा कंट्रोल होता है। तो अगर जल तत्व डिसबैलेंस होता है तो आयुर्वेद में इन सब चीजों को ठीक करने के लिए किस तरह का उपाय है? आयुर्वेद के अंदर सबको बैलेंस किया जाता है। जैसे जैसे आपका ये सब बैलेंस होता जाएगा, आप स्वस्थ होते जाएंगे। नहीं, आपका इस पे महारत हासिल है। आपने कम से कम कई हजार औषधियों पे आपने शोध भी किया है। मैंने तो लाखों पर किया है। लाखों पे किया है। हाँ, क्योंकि अभी क्या है, लगभग 57 देशों ने मिलकर के 300 कुछ पे ऊपर रिसर्च की है बस, जबकि जड़ी बूटियों का सार जो है वो 4 लाख कुछ है। जी जी। तो मैंने तो लाखों पे कर रखा है। हमने ये भी सुना है कि आप बहुत सारे असाध्य रोगों को भी साधने की कोशिश करते हैं, और सिर्फ कारण इसका पंचतत्व ही होता है। मैं कोशिश नहीं करता हूँ, मैं साथ देता हूँ। तो चलिए, ये रहा पंचतत्व पे हमारी चर्चा, और जिसपे कि गुरुजी ने प्रकाश डाला है। तो पंचतत्व से जो शरीर बना है, निश्चित तौर पे इसको हमें पूरी तरह से समझने की ज़रूरत है। और अगर हम समझ लेते हैं तो ना हमें मेडिकल की आवश्यकता पड़ेगी, न ही किसी सर्जन की आवश्यकता पड़ती है, और न ही किसी ऐसे चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे दिमाग में इनके प्रति एक कुंठाएं पैदा करें, एक भय पैदा करें। मैं अभी एक औषधि बनाने वाला हूँ जी। उसका नाम मैंने रखा है नाभि चक्रम। नाभि चक्रम यानी नाभि से? नाभि से, क्योंकि हमारी रचना जो है वो पूरी की पूरी नाभि से होती है। जी। नाभि से हमारे शरीर की लगभग 72,000 औषधियाँ नसें जो हैं वो जुड़ी होती हैं। तो जो मैं दवाई बनाने वाला हूँ वो खाली 2 बूंदे नाभि में डाल करके आधा घंटा सुबह लेटना है और आधा घंटा शाम को लेटना है, और 1 बूंद सुबह बतासे के अंदर लेनी है, 1 बूंद रात को लेनी है, और गारंटीड उसको कोई भी रोग होगा वो ठीक हो जाएगा। लेकिन गुरुजी, ये कहा जाता है आपके बारे में कि आप धरती के सबसे महंगे वैद्य के रूप में माने जाते हैं, जो एक पैसे छोड़ते भी नहीं। आप समझौता नहीं करता हूँ ना, समझौता नहीं करता हूँ। किससे समझौता? मतलब पैसे से नहीं समझौता करते, या फिर मेडिसिन से? जड़ी बूटियों से। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी ने मेरे को कहा कि मुझे कैंसर है, वो बहुत डरा हुआ आता है कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? मैं कहता हूँ हाँ ठीक हो जाओगे। मेरा जब इस तरीके से बोलना होता है तो भयभीत हो जाता है कि इतना सीरियस मैटर को इन्होंने बहुत तसल्ली से बोल दिया ठीक हो जाएंगे। फिर वो पूछता है कैसे? तो मेरी कुछ औषधि है, एक जड़ी बूटी आती है कीड़ा जड़ी, कीड़ा जड़ी। आज का रेट लगभग उसका 22 लाख से 25 लाख रुपए किलो का है। तो दवाई सस्ती होगी या महंगी होगी? 1 किलो कीड़ा जड़ी के अंदर से 100 ग्राम तेल निकलता है। उसी तेल से नाभि चक्रम भी बनने वाला है, उसी तेल की जरूरत पड़ेगी उसके अंदर भी। सस्ती होगी या महंगी होगी वो बात की बात है, लेकिन इसे मैं जन कल्याण के लिए बना रहा हूँ। बहुत सस्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर आदमी की पकड़ में आ सके। तो आज के एपिसोड में गुरुजी आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, और आशा है कि हमारे दर्शक भी इसको देखेंगे और निश्चित तौर पे इससे लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ये रहा पंचतत्व पे गुरुजी के विचार, और आशा है कि आप लोग इसको भली भांति समझ गए होंगे। फिर अगले वीडियो में हम आपसे एक नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। तब तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिनको लाइक करना है लाइक कर लें, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी अपना करना ना भूलें। नमस्कार।